हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 बायोलॉजी का, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। ये यूनिट 1 का हिस्सा है जिसमें हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ेंगे। तो शुरू करती हूँ चैप्टर को। तो चैप्टर शुरू होता है कुछ इस तरीके से। देखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगी और जो मुझे लगेगा हाँ ठीक है समझ में आ रहा है उसको मैं हिंदी में नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग type is amazing, the extraordinary habitat in which we find living organisms, be it cold mountain, delicious forests, oceans, freshwater lakes, desert or hot spring, leave us speechless. The beauty of a galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers or the attacking shark evokes a deep and awe sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among population of a community, or even molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect. One indeed is life. ठीक है। व्हाट इंडीड इज लाइफ का ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर खुद के अंदर दो क्वेश्चन है। पहला, लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, और दूसरा, लाइफ का पर्पस क्या है। तो हम लोग फिलोसफिकल वन को छोड़ते हैं और जो थोड़ा साइंटिफिक वन है उसको चुनते हैं, जो कि है नॉन लिविंग और लिविंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो ये व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ये तो हमको पता है, भगवद गीता से पढ़ा है हमने, ये उसका आंसर तो उसी में मिलेगा। तो शुरू करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से। हमने अपने आसपास कितने सारे ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, चाहे वो पॉटेड प्लांट्स हो, मेरे घर में तुलसी है, कड़ी पत्ता है, ठीक है, और तुम लोग और भी बहुत सारे मेरे घर में प्लांट्स हैं। ठीक है। इंसेक्ट्स भी मुझे रोज दिखते हैं। ठीक है। बर्ड्स भी मुझे रोज दिखती हैं, चाहे वो स्पैरो हो आपका, फिर मैंने पिकॉक भी देखा है, बट ऐसे सराउंडिंग्स में मैंने देखा नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद पेट्स में मैंने डॉग देखे हैं, कैट देखा है, रैबिट देखा है। ठीक है। और भी बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं। प्लांट्स में मैं बात करूँ तो मैंने बनियन ट्री और भी बहुत सारे चीजें देखी है। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आईज, जिनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे ब्रेड के ऊपर जो आपके ऊपर फंगस लग जाती है वो। ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा और अपना रेंज ऑफ एरिया बढ़ाएं, जैसे मैं बाहर जाऊं थोड़ा, ठीक है, किसी फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करूं, तो वहां पे मुझे क्या दिखेंगे, और लायंस दिख जाएंगे, टाइगर्स दिख जाएंगे, बियर्स दिख जाएंगे। तो ये दिख तो जाएंगे, उसके बाद क्या हम जिंदा बचेंगे, नहीं ना। तो अगर हम अपना रेंज ऑफ एरिया बढ़ाएं तो हमें और सारे ऑर्गेनिज्म दिख जाएंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड आर इन द रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। दिस इज refers to biodiversity or the number and type of organism present on earth. ठीक है। We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. ठीक है। मुझे पता है मैंगो को हमारे वहाँ क्या बोलते हैं, मैंगो बोलते हैं। अब मैं बाहर जाऊँ, या फिर चलो हमारे वहाँ हिंदी में आम बोलते हैं। ठीक है। मैं बाहर जाऊँ, कहीं फॉरेन में जाऊँ, मैं लंदन वंडन गई, वहाँ मैंने बोला मुझे 1 किलो आम दे दो, उनको क्या समझ में आएगा। या फिर चलो यही मैं साउथ की तरफ चले जाऊँ, मैं कहा आम दे दो, तो क्या ही उनको समझ में आएगा, नहीं ना, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। तो यही नाम हर जगह वेरी करते हैं, क्या पता वो लोग कुछ और बोलते हो। ठीक है। हेंस देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। ठीक है। नेमिंग करने का। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, क्या है वो, उसकी जेनस कौन सी है, उसकी स्पीसीज कौन सी है, वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, कौन से किंगडम से है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका काम ना, अब एक ह्यूमन बैठ के ये थोड़ा ना करेगा। हो सकता है मैंने इसको मैंगो नेम दे दिया और दूसरे किसी कंट्री में ये नेम ऑरेंज को मिला हुआ है, तो ये भी तो हमें दिक्कत कर सकता है। तो इसके लिए हमारे पास एक चीज है, वो है ICBN एंड ICZN। ICBN मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। ये प्लांट्स के जितने भी तुम नेम्स देखते हो, जैसे मैंने कहा मैंगो, या फिर मैंगो तो ही, इसको साइंटिफिक वे में क्या बोलेंगे, मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है। मेंजीफेरा इंडिका ये इसका साइंटिफिक नेम है, अगर तुम इंडियन स्पीसीज की बात करते हो। ठीक है। तो ये याद रखना, ICBN की फुल फॉर्म ये प्लांट्स के लिए होता है, ये एनिमल्स के लिए नहीं है। एनिमल्स के लिए कौन सा है फिर, तो ये है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल जहाँ पे आ जाए वहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही होती है। अब नेमिंग के लिए हमें जो हम नॉमेनक्लेचर करते हैं वो हमारे पास होता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। उसके लिए हमारे पास होती है दो चीजें, फर्स्ट है जेनरिक नेम, सेकेंड है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है। तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मेंजीफेरा इंडिका वाला एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ तुम्हारा। तो यहाँ पे मेंजीफेरा इंडिका में जो मेंजीफेरा है ये इसका जेनरिक नेम है, किस जेनस को है। ठीक है। और जो इंडिका है ये इसकी स्पीसीज बता रहा है कि इंडियन स्पीसीज है। ठीक है। ये इसका जेनस और ये इसकी स्पीसीज।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में इजी तरीके से समझाऊं तो मेंजीफेरा मीन्स ये इसका जेनस कौन सा है, मैंगो। इंडिका मीन्स इंडियन स्पीसीज है, ठीक है। हो सकता है मेंजीफेरा इंडिका है यहाँ पे, तो हम लोगों ने लिख दिया मेंजीफेरा अमेरिकन, ठीक है। ऐसे हो सकता है, इसका डिफरेंस होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ये इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये नेमिंग सिस्टम किसने दिया है, कार्लियस लिनस, ठीक है। तो इसके बाद हम जो नेमिंग करते हैं ना, ये अभी जो नेम लिखा है मेंजीफेरा इंडिका, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे बायोलॉजिकल जितने भी नेम होते हैं ये सारे लैटिन वर्ड से डिराइव होते हैं और इनको हमेशा इटैलिक्स में लिखते हैं। इटैलिक्स मीन्स जैसे मैंने ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके नीचे द फर्स्ट वर्ड इज द बायोलॉजिकल नेम एंड द जेनस, वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक, जो मैंने अभी तुमको बताया। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम हैंड रिटन लिखते हैं जब, तो सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ थोड़ा सा, यहाँ साइड में लिखते हैं, चलो ठीक है। शुरू करते हैं इसका एक्सपेरिमेंट भी। मैंने लिखा है यहाँ पे मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है, MENG। या फिर एक काम करो, अभी हम लोग कुछ और नेम लिखते हैं क्योंकि बार बार मेंजीफेरा इंडिका हो रहा है, तो कुछ और लिखती हूँ मैं तुम लोगों के लिए, ठीक है। या फिर देखो NCERT के बाहर तो मुझे जाना नहीं है, न्यूपेंथर एक है, बट एक VIP क्वेश्चन में मेंजीफेरा इंडिका आता है, तो मैं काम करती हूँ मेंजीफेरा इंडिका से शुरू करती हूँ, ठीक है। MENGIFRA मेंजीफेरा। यहाँ पे इंडिका नहीं आ रहा है, ये इसके साथ कॉन्टिन्यूस में लिखना पड़ता है, INDICA, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके नीचे अंडरलाइन भी करना पड़ता है जब हाथों से लिखते हैं, और ये जो M है ना, ये हमेशा कैपिटल होगा और ये जो I है ये हमेशा स्मॉल होगा, ठीक है। ये इसके स्टेप्स होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें क्या मिलता है भाई, यहाँ पे हमें आगे क्या मिल रहा है, द फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल और जो सेकंड वर्ड है उसको स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। इतना तुम लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद हमें क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा मैं तुम लोगों को पढ़ा देती हूँ। तो जो लीनियस जी थे, अच्छा देखो मैंने मेंजीफेरा इंडिका लिख तो दिया यहाँ पे। इसके बाद हम लोग कई बार साइंटिस्ट का नेम भी लिखते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने मेंजीफेरा इंडिका लिखा, डॉट लगा दिया इसके बाद, और ILINN लीनियस, ठीक है। तो ये बताता है नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे लिए तो ये मुश्किल है ना कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़े, तो हम किसी एक को ही पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे इस पर्टिकुलर चीज में आगे जाना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वर्टेड कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक डॉग है, हमें डॉग की पिक्चर देखते हैं, हमारे दिमाग में डॉग ही तो आएगा, कैट तो नहीं आएगी ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद हम लोग टेक्सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा टेक्सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो द साइंटिफिक टर्म फॉर, ओके, इसके लिए पहले मैं तुमको थोड़ा ऊपर से बता देती हूँ। नाउ इफ वी वांट टू थिंक एल्सियंस, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, तो हमारे दिमाग में क्या प्लांट्स आएंगे, मैमल्स भी तो आएंगे ना, ठीक है। इफ वी ट्राई टू टॉक अबाउट वीट, तो हमारे दिमाग में वीट आएगा, ना कि राइस की पिक्चर आएगी, ठीक है। तो द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा। Here you must recognize the taxa indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. Weeds is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are also called a taxa. ठीक है। इसके बाद टेक्सोनॉमी क्या है, hence based on characteristics all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is called taxonomy. Internal और external structure उनके सेल का इसके बेसिस पे बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा, टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू अबाउट न्यू टू ह्यूमंस, ठीक है। हम लोग इनको अर्लियर भी यूज करते थे। अब सिस्टमेटिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी। तो सिस्टमेटिक्स मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था और इसमें मैंने भी गलती करी थी, मैंने टेक्सोनॉमी कर दिया था, बट टेक्सोनॉमी कुछ और है, सिस्टमेटिक्स कुछ और है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और based on characteristic living organism are being classified in different taxa, ठीक है। taxa क्या है, scientific term for categories is taxa, और यहाँ पे taxa में different levels पे categorize करा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर हमें कुछ चीजें मिलती हैं, तो उसमें क्या क्या है हमारे पास, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आता है हमारे पास टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। तो
Classification is not single step but process but involve hierarchy of steps in which each step represents a rank or a category. Since the category or part or fall over taxonomic arrangement is called taxonomic category, all categories can constitute the taxonomic hierarchy. ठीक है, each category referred to as unit classification in fact represent a rank is commonly called taxon. Taxon means कोई rank represent करना. ठीक है, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा आगे लेकर जाऊँ तो taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example of 3 pairs of joint legs. It means insect are recognizable concrete. ठीक है, अब इसके बाद मैं कहूँ इसके 2 पैर हैं तो वही ऑफ कोर्स ही बात है ह्यूमन है. ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास स्पीसीज में ये थोड़ा सा मिलेगा तो इसको हम थोड़ा सा जानते हैं. तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक फ्लो चार्ट है पेज नंबर 8 पे. ये वाला फ्लो चार्ट ना इम्पोर्टेंट है. ये बताया है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट. सबसे पहले हमारे पास आती है स्पीसीज, फिर उसका आता है जेनस, फिर आती है फैमिली, फिर आता है ऑर्डर, क्लास, फाइलम यूज होता है एनिमल्स के लिए, डिवीजन यूज होता है प्लांट्स के लिए, फिर आता है उसका किंगडम. ठीक है, मैंने कहा ये एक ऑर्गेनिज्म है. सबसे पहले मैं पता करूंगी ना उसकी स्पीसीज कौन सी है, फिर पता करूंगी उसका जेनस कौन सा है, फिर वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, मेमेलिया, प्लांटे, मोनेरा, प्रोटिस्टा. उसके बाद ऑर्डर, ये किस ऑर्डर का है. ठीक है, फिर क्लास किस क्लास का है. उसके बाद मैंने कहा ये फाइलम है या डिवीजन है. फाइलम फॉर एनिमल्स, मैंने कहा ये एनिमल फाइलम को बिलोंग करता है बेसिकली. ठीक है, उसके बाद किंगडम, ये किस किंगडम से है, बेसिक सी चीज. ठीक है, ये पूरा चैप्टर अभी बेसिक पे चल रहा है, इसमें कुछ नहीं है. स्पीसीज से शुरू करते हैं. टेक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीसीज. फंडामेंटल सिमिलैरिटीज को हम कहेंगे स्पीसीज. ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे पूरा अंदर का एक बार पढ़ा देती हूँ, आ सकता है कुछ भी क्वेश्चन. वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे बेसिकली हम करते हैं. जैसे सोलनम ट्यूबरसम एक पोटैटो का स्पीसीज है, मेंजिफेरा इंडिका मैंगो का है, पेंथेरा लियो लायन का है. और ये सारे नेम जो हैं इसमें जो है हमारे पास इंडिका, ट्यूबरसम, लियो, ये क्या बता रहा है इसकी स्पेसिफिक एपिटी. और जो फर्स्ट वर्ड है मेंजिफेरा, सोलनम, पेंथेरा, ये क्या बता रहे हैं इसका जेनस. एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन कैटेगरी. ईच जेनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज. एग्जांपल, पेंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस. ठीक है, एंड सोलनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइजीरियम एंड मेलोंगना. ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज ऑफ सैपियन. होमो सैपियंस बोलते हैं ह्यूमन बींग्स को, विच इज ग्रुप्ड इन द जेनस होमो. द स्पेसिफिक नेम थर्स फॉर ह्यूमन बींग इज रिटर्न एज होमो सैपियंस. ठीक है, ये तुम टेबल में अभी नीचे टेबल में देखोगे. ठीक है, इसके बाद जेनस पे चलते हैं. तो जेनस कंप्रोमाइज ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जनरल. वी कैन सी दैट ब्रिंजल, okay, genera are aggregate of closely related species. For example, potato and brinjal, two different species but both belong to genus Solanum. ठीक है, उसके बाद लियोन, पेंथलियो, लेपर्ड, ये सब किसको बिलोंग कर रहे हैं. सेवरल कॉमन फीचर्स हैं बट किसको बिलोंग कर रहे हैं. जेनस कौन सा इनका, पेंथेरा. द जेनस डिफर्स फ्रॉम अनदर गाइफेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स. ठीक है, ये थोड़ा लर्न करने वाली चीज है. जेनस कंप्रोमाइज ऑफ ग्रुप रिलेटेड टू स्पीसीज. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है. इसके बाद जनरल तक कर लो, यहाँ तक मार्क. इसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं, फैमिली पे चलते हैं. तो जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरल विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी एज कम्पेयर टू जेनस एंड स्पीसीज. अब जितनी सिमिलैरिटी जेनस और स्पीसीज में होंगी उतनी के सिमिलैरिटीज हमारे पास इसमें फैमिली में होंगी नहीं ना, तो वही यहाँ पे बात है. उसके बाद फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं प्लांट की बात करूँ, प्लांट में पिटूनिया भी आता है, धतूरा भी आता है. ठीक है, इन द फैमिली सोलनेस. एमंग एनिमल्स तो हम लोग बात करते हैं पेंथेरा, लायन, टाइगर, लेपर्ड्स आर पुट अलोंग कैट्स. फेलिस के अंदर आते हैं फैमिली फेलिडिया. Similarly, if you observe feature of a cat and a dog, you will find some similarities and some difference as well. They are separated into two different families, Felidia, Canidia, respectively. ये इनकी फैमिली है. ठीक है, इसके बाद ऑर्डर पे आते हैं. तो ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलैरिटीज. इनके अंदर कम सिमिलैरिटीज होती हैं. ठीक है, जितनी सिमिलैरिटी फैमिली में होगी उससे कम सिमिलैरिटीज होंगी. तो जब तुम देखोगे यहाँ से ऊपर को जाओगी तो सिमिलैरिटीज क्या होंगी, कम हो जाएंगी. सिमिलैरिटीज कम हो जाएंगी. ठीक है, इतना मार्क कर लेना. अब जो मैंने बताया वो कर लेना.
इसके बाद हम लोग क्लास पे चलते हैं। द कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल प्रिमिटा, कंप्रोमाइजिंग, मोंकी, गोरिल्ला, गिबियन is placed in class Mammalia along with Carnivora that includes animals like tiger, cat, dogs. Class Mammalia has other orders also. इसके बाद हम फाइलम पे आते हैं। मैंने बताया था फाइलम प्लांट्स के लिए, फाइलम एनिमल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं डिवीजन पे चलूँ तो डिवीजन किसके लिए यूज होता है, एनिमल्स, प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ये एंजियोस्पर्म है, तो ये जिम्नोस्पर्म है, ये टेरिडोफाइट्स है, ये एल्गे है, ये ब्रायोफाइट्स हैं। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये सारे आते हैं डिवीजन के अंदर। वहीं पे मैंने कहा ये कॉर्डेटा है, ये वर्टिब्रल है, इनवर्टिब्रेट है, या फिर ये पॉलीफेरा है, तो ये किसके अंदर आ गए, सारे फाइलम के अंदर। इसके अंदर बाद हम आते हैं किंगडम के अंदर। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड इनटू हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। अगर मैं ऊपर जाऊंगी तो सिमिलरिटीज कम होंगी और सबसे कम सिमिलरिटीज किंगडम में होंगी, ठीक है। तो सबसे कम सिमिलरिटीज किस में होंगी, किंगडम में होंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग इस टेबल को एक बार देख लेते हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं, lower the taxa, more the characteristics that are membered within taxon share, higher the category, difficulty in determining relationship। ये तुमको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, देख लो, ये मैंने तुमको बता दिया पहले भी, ठीक है। इसके बाद इस टेबल को देखती हूँ तो ये टेबल तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, जैसे मैन है उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियंस। हाउस फ्लाई उसका है मस्का डोमेस्टिका। मैंगो है उसका मेंजिफेरा इंडिका। वीट है टेस्टिकम एविस्टियम, ठीक है, ट्रिक्टियम एविस्टियम, ठीक है, एस्टिवियम। उसके बाद जेनस है इन सबका होमो, मस्का, मेंजिफेरा, ट्रिक्टियम। फैमिली है इनकी होमिनेड, मस्केड, एनिक्रिड, पोसिए। उसके बाद ऑर्डर क्या है, प्रिमिटा, डाइट्रेटा, स्पैंडियल्स, पोलिस। क्लास कौन सी है, मैमेलिया, इंसेक्टिया, डाइकोटिलिडियंस, मोनोकोटिलिडियंस। फाइलम या डिवीजन कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। यहाँ तक खत्म। इसके बाद ये जो समरी है ये भी कर सकते हो एक बार ही, मैंने बस सब कुछ करवा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, मैंने नोट्स भी नीचे डाल दिए हैं। आप थोड़ी सी काम की बात कर लीजिए यहाँ पे, तो मैं थोड़ा जूम करके बता दूँ। मैं नीचे नोट्स तो प्रोवाइड करवा ही दूंगी, उसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है, इस चैप्टर को खुद से रीड करना है और अपने खुद के नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। मेरे नोट्स से एक आइडिया ले सकते हो कितने पेज में चैप्टर को कवर करना है। मैंने उसमें स्पीसीज, फाइलम इन सबको एक्सप्लेन नहीं करा है। उन सबको एक्सप्लेन क्यों नहीं करा है, उनका एक अलग से रीजन है, क्योंकि उन सबको जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो मुझे लगता है मैं उससे अच्छा बुक से पढ़ लूंगी वो वाला टॉपिक, ठीक है। इसलिए मैंने उसे एक्सप्लेन नहीं करा है। तुम चाहो तो खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद हाँ, इस साल मेरे चैनल पे पूरी बायोलॉजी की वीडियोस आएंगी, ठीक है, सारी बायोलॉजी की वीडियोस चैप्टर 1 से लेकर अभी मैं 8 चैप्टर इस मंथ करवा दूंगी और तुम्हें भी 8 के 8 चैप्टर इस मंथ करने हैं, ठीक है। ऐसे रिवीजन टाइप लेनी है क्योंकि मुझे पता है कि सबके स्कूल में 8 चैप्टर्स तो हो ही गए होंगे, ठीक है। तो इनकी हम रिवीजन लेंगे और अगर पूरे साल मेरे चैनल से जुड़े रहोगे तो आई कैन बेट यू मैं तुम्हें 85 अबव द स्कोर करवा ही सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं अभी सैम्पल पेपर्स भी लाने वाली हूँ फ्यू डेज में। जैसे ही मेरे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे बायोलॉजी के, फर्स्ट सैम्पल पेपर आ जाएगा। फिर जैसे मेरा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक सैम्पल पेपर आ जाएगा। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होगा, एक सैम्पल पेपर आ जाएगा, ठीक है। तो होप करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कैसा लगा, अगर कोई भी डाउट कहीं से भी है तो बता देना। और जितना जितना मैंने जहाँ से मार्क करा है, जो बताया है वही आएगा पेपर में। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। हाँ, एक दो बार ऐसा हो जाता है, आ जाता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। कभी कभी आ जाता है, मोस्ट ऑफ द चांस है कि नहीं आएगा। देख लो एक बार, फिर भी कहीं पे कुछ भी तुम्हें मार्क करना हो। और ये चैप्टर वैसे बहुत ईजी है। अब हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे कल।